1857। ये सिर्फ एक साल नहीं है। ये भारतीय इतिहास का आप कह सकते हैं वो मोड़ है जहां से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की पहली सबसे बड़ी कोशिश हुई। आज हम बात करेंगे उसी क्रांति की कहानी की। देखिए, ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ज्वाला थी। सोचिए, एक ऐसी चिंगारी जिसने दशकों से जो गुस्सा दबा हुआ था ना, उसे आग में बदल दिया। और फिर देखते ही देखते वो आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। सच कहूं तो इस एक घटना ने हमारे देश के भविष्य की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी क्रांति क्या वो अचानक हो सकती है? नहीं, है ना? ये असल में ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के शासन के खिलाफ जो गुस्सा धीरे धीरे जमा हो रहा था, उसका एक विस्फोट था। तो चलिए पहले उस बारूद को समझते हैं जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। तो ये जो असंतोष था, इसके 4 बड़े कारण थे। सबसे पहले तो अंग्रेजों की राजनीतिक चालें, जिन्होंने राजाओं से उनके राज छीन लिए। फिर थी उनकी आर्थिक नीतियां, जिसने किसानों और कारीगरों को आप कह सकते हैं बिल्कुल कंगाल कर दिया। तीसरा था धार्मिक मामलों में दखलंदाजी, जिसने लोगों की आस्था को सीधी चोट पहुंचाई। और आखिर में अपनी ही सेना में भारतीय सैनिकों के साथ हो रहा भेदभाव, समाज का कोई भी हिस्सा इस जुल्म से बचा नहीं था। और इन सब में एक सबसे बड़ी वजह थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये थी क्या? ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे कंपनी हड़प लेगी। सोचिए, ये सिर्फ एक नीति नहीं थी, ये तो भारतीय शासकों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें इसका शिकार बनी। जाहिर है, राजाओं का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर चुका था। तो माहौल अब तक पूरी तरह से तैयार हो चुका था, बारूद इकट्ठा था। बस एक चिंगारी की देर थी। और जानते हैं, वो चिंगारी एक ऐसी चीज से लगी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। वो चिंगारी थी चर्बी वाले कारतूस। हुआ ये कि सेना में नई एनफील्ड राइफलें लाई गईं और एक अफवाह या कहिए खबर फैली कि इनके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। अब आप सोचिए, ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों के लिए अपना धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। ये सिर्फ एक कारतूस की बात नहीं थी, ये उनके लिए अपमान की आखिरी हद थी। और बस फिर आया वो दिन, 10 मई 1857। मेरठ में सिपाहियों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, अपने अफसरों पर हमला किया, जेल में बंद अपने साथियों को आज़ाद कराया और बस एक ही लक्ष्य के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। क्रांति का बिगुल अब बच चुका था। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि इस बड़ी आग की पहली लौ जलाई थी मंगल पांडे ने। मेरठ के विद्रोह से कुछ हफ्ते पहले ही बैरकपुर में उन्होंने अकेले ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। भले ही उन्हें शहीद कर दिया गया, पर उनकी शहादत ने हजारों सिपाहियों के दिलों में हिम्मत की वो आग जला दी और वो इस महान क्रांति के पहले नायक बन गए। मेरठ से जो आग लगी थी ना, वो सच में एक जंगल की आग की तरह फैली। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, देखते देखते पूरा का पूरा उत्तर भारत एक महासंग्राम के मैदान में बदल गया। और इसी जंग के मैदान से निकले हमारे वो नायक जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। विद्रोहियों का सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना थी दिल्ली। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और जो बूढ़े मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्हें फिर से हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। देखिए, ये सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं था, ये अंग्रेजों के लिए एक साफ संदेश था कि भारत अपनी खोई हुई सत्ता वापस लेने के लिए अब उठ खड़ा हुआ है। अब चलते हैं कानपुर। वहां बगावत की कमान संभाली नाना साहिब ने। कानपुर का जो संघर्ष था वो इस क्रांति के सबसे भीषण और सच कहूं तो दुखद अध्यायों में से एक माना जाता है, जिसने दोनों तरफ की क्रूरता को दुनिया के सामने ला दिया। और फिर झांसी, एक ऐसा नाम जो अपने आप में वीरता का दूसरा नाम बन गया। रानी लक्ष्मीबाई का वो नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वो उस वक्त पूरे भारत की आत्मा की आवाज बन गया था। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी हमारी रगों में दौड़ती हैं। उधर अवध की राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां कमान संभाली बेगम हजरत महल ने। उन्होंने अपने छोटे बेटे को नवाब घोषित किया और सिर्फ अंग्रेजों को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि आम लोगों, किसानों और सैनिकों सबको एकजुट करके एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। इतनी हिम्मत, इतना बलिदान,
इसके बावजूद ये महान क्रांति सफल क्यों नहीं हो पाई? सवाल उठता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई थी और इस असफलता के बाद भारत का भविष्य कैसा होने वाला था? देखिए, असफलता की कई वजहें थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि क्रांतिकारियों के लक्ष्य अलग-अलग थे। कोई एक ऐसा मजबूत नेता नहीं था जो सबको एक साथ जोड़ के रख सके। जज्बा तो था, भरपूर था, पर अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार और एक संगठित सेना नहीं थी। और इसी बिखराव का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने एक-एक करके विद्रोह के हर केंद्र को बेरहमी से कुचल दिया। इस क्रांति का एक नतीजा ये हुआ कि इसने एक झटके में भारत पर राज करने का तरीका ही बदल दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक एक व्यापारी कंपनी बनकर राज कर रही थी, उसका खेल अब खत्म हो चुका था। साल 1858 में भारत का शासन सीधे लंदन में बैठी ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। अंग्रेजों को एक बात तो साफ साफ समझ आ गई थी कि अगर भारत के हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर लड़ें तो उन्हें यहाँ कोई नहीं रोक सकता। बस इसीलिए उन्होंने सेना और प्रशासन में बड़े बड़े बदलाव किए और अपनी सबसे खतरनाक नीति फूट डालो और राज करो को और भी ज्यादा क्रूरता से लागू करना शुरू कर दिया। और इसके जख्म शायद आज तक पूरी तरह से नहीं भरे हैं। तो क्या हम 1857 के इस संघर्ष को सिर्फ एक असफलता मान ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक ऐसी लड़ाई थी जो हार कर भी जीत गई। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। ये पहली बार था जब पंजाब से लेकर बंगाल तक लोगों ने अपने धर्म और अपनी रियासत से ऊपर उठकर खुद को हिंदुस्तानी समझकर लड़ाई लड़ी थी। हाँ, ये सच है कि क्रांति सफल नहीं हुई, पर इसने भारत नाम की एक साझी चेतना को जन्म दिया, एक ऐसी चेतना जिसने आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के लिए लगातार प्रेरित किया। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या 1857 की उस चिंगारी के बिना 1947 की आज़ादी की वो सुबह मुमकिन थी? शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों से ज्यादा हम सबके दिलों में है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।